नमस्कार दोस्तों, आप सभी का लॉ सीखो के दैनिक समाचार विश्लेषण में माफी चाहता हूं। तकनीकी समस्या के कारण समय पर हमारा दैनिक समाचार विश्लेषण 23 अप्रैल का नहीं आ पाया। कोशिश करूंगा कि आगे से ऐसा ना हो। तो चलिए आज के आर्टिकल्स देखते हैं। आज का जो हमारा पहला आर्टिकल है ये जजेस के अपॉइंटमेंट के बारे में है, लेकिन जो प्रक्रिया होती है हम उस बारे में नहीं बात करेंगे। हम एक डोरमेंट प्रोविजन, एक निष्क्रिय प्रावधान जिसका बहुत कम बार इस्तेमाल किया जाता है एड हॉक जज के अपॉइंटमेंट के लिए, एड हॉक जजेस के अपॉइंटमेंट के लिए, उसके बारे में बात करेंगे। द हिंदू से आर्टिकल लिया गया है। उसके बाद में जो हमारा दूसरा आर्टिकल है ये बात करता है मार्स पर ऑक्सीजन के बारे में। हमारे अर्थ पे तो ऑक्सीजन की काफी कमी हो गई है, लेकिन हमारा विज्ञान इतना आगे बढ़ चुका है कि हम मार्स पे ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं। तो नासा का ये मिशन है, क्या पाया गया है इसमें, आगे क्या भविष्य हो सकता है, फ्यूचर क्या हो सकता है, उस बारे में हम इस आर्टिकल में बात करेंगे। अंत में न्यूज इन फ्लैश है जिनमें हम महत्वपूर्ण समाचारों के बारे में बात करते हैं। तो चलिए मैं आगे बढ़ूं उससे पहले आपको प्रोजेक्ट मैवरिक के बारे में बताना चाहूँगा। ये क्लैट के लिए ऑलमोस्ट फ्री कोर्स है। क्लैट के साथ जो दूसरी लॉ एंट्रेंस एग्जाम्स है उसके लिए भी ये आपकी काफ़ी मदद कर सकता है। ये कोर्स केवल 100 रुपये की न्यूनतम राशि में ये कोर्स आपको उपलब्ध है। तो चलिए आज का MCQ देखते। वह यह है कि वर्ल्ड अर्थ डे, विश्व पृथ्वी दिवस, निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? आपका ऑप्शन ए है 21 अप्रैल, ऑप्शन बी है 22 अप्रैल, ऑप्शन सी है 5 जून या ऑप्शन डी इनमें से कोई भी नहीं। जो भी आपका उत्तर हो कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करिएगा। तो बढ़ते हैं हमारे वर्णनात्मक प्रश्न, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन की ओर। वह यह है कि भारत में हम देखते हैं कि जो हमारी अदालतें हैं, जो हमारे न्यायालय है, इनमें बहुत बड़ी संख्या में वैकेंसीज है। यहाँ पर रिक्त स्थान बहुत ज़्यादा संख्या में है। तो अगर इसको हम जो लंबित मामले हैं, पेंडिंग मामले हैं, इससे अगर हम जोड़े तो क्या इसमें कोई लिंक है, ये आपको बताना है। और अगर इसमें लिंकेज है तो हम इस समस्या का समाधान कैसे पा सकते हैं, ये आपको बताना है। आप आपका उत्तर 250 शब्दों में लिख सकते हैं। तो चलिए जो हमारा पहला आर्टिकल है, बैकलॉग इन हाई कोर्ट एंड अपॉइंटमेंट ऑफ एड हॉक जजेस। तो देखने को आ रहा है कि जो हमारा हाई कोर्ट है उसमें बहुत ज़्यादा बैकलॉग हो चुका है, रिक्त स्थान जो है वो बहुत ज़्यादा हो चुके हैं। तो अगर हम रिसेंटली देखें, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 224(अ), जो कि एक डोरमेंट प्रोविजन, एक निष्क्रिय प्रावधान माना जाता है जिसका इस्तेमाल बहुत कम बार किया जाता है, उसमें उसको लागू करते हुए यहाँ पर जो रिटायर्ड जज है उनको एज अ एड हॉक जज अपॉइंट करने का जो रास्ता है वो क्लियर किया है, जिससे जो हमारे लंबित मामले हैं, पेंडिंग केसेस है, उनका निपटारा किया जाए। तो अपने आप में ये जो प्रोविजन है ये तब इस्तेमाल किया जाता है, लागू किया जाता है, जब कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डीले हमें देखने को मिलती है जुडिशियल वैकेंसीज में। तो यहाँ पर अगर हम बात करें इस प्रावधान की, तो इस प्रावधान के बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि अगर एड हॉक जज का जो जिनका अपॉइंटमेंट कर रहे हैं, सबसे पहले उनकी कंसेंट होना इसमें ज़रूरी है। उसके बाद में बात ये आती है कि इन प्रावधानों को कब यहाँ पर लागू किया जाता है। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस बोबड़े की अगर हम माने तो इनका कहना है कि द चैलेंजिंग ऑफ माउंटिंग एरियर्स एंड एग्जिस्टिंग वैकेंसीज रिक्वायर रिकोर्स टू आर्टिकल 224(a). तो यहाँ पर देखा जाए कि जिस प्रकार से हमारे कोर्ट्स में, हमारे अदालतों में जो लंबित मामले हैं उनकी संख्या बढ़ती ही जा रही है, उसको देखकर ही इस प्रावधान को लागू किया गया है। तो अगर पेंडिंग मामले देखें हम तो बैकलॉग देखने को मिलता है करीब 57 लाख केसेस का, 57 lakhs केसेस का पेंडेंसी जो है हमें हाई कोर्ट में देखने को मिलती है। वही वैकेंसी की बात करें, रिक्त स्थानों की बात करें, तो ये 40% तक आ गई है। मतलब अगर 100 वैकेंसीज हमारे हाई कोर्ट में है तो उनमें से 40 वैकेंसी जो है वो 40 स्थान जो है वो खाली पड़े हुए हैं। लेकिन अगर हम यहाँ पर ऑफिशियल डेटा को देखें, औपचारिक आंकड़ों को देखें, तो क्या यहाँ पर कोई कोरिलेशन है वैकेंसीज और बैकलॉग के बीच में? तो इसका उत्तर जानने के लिए हम मद्रास हाईकोर्ट के आंकड़े देखते हैं। यहाँ पर 5.8 लाख बैकलॉग केसेस है और केवल 7% वैकेंसी
देखने को मिलती है। वही कलकत्ता हाईकोर्ट की बात करें तो यहाँ पर 44% जो है 44% जो है वैकेंसी है, लेकिन पेंडिंग मामले जो है वो 2.7 लाख है, 2.7 लाख है। तो यहाँ पर जो एक माना जाता है जनरली कि को रिलेशन होता है वैकेंसी की पेंडेंसी में, यहाँ पे जो जज के रिक्त स्थान है और जो लंबित मामले हैं उनमें, तो ये को रिलेशन अगर हम मद्रास हाईकोर्ट और कलकत्ता हाईकोर्ट के आंकड़े देखें तो को रिलेशन इतना कुछ उभर के नहीं आता है। तो ये भी एक महत्वपूर्ण आंकड़ा हो जाता है। कुछ गाइडलाइंस देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो ये है कि वैकेंसी गो बियॉन्ड 20% ऑफ द सैंक्शन स्ट्रेंथ। तो ये जो प्रावधान है 224A, ये तब इस्तेमाल किया जाता है जब वैकेंसी जो है, रिक्त स्थान जो है वो 20% से ज्यादा हो जाए, उन जो यहाँ पर वैकेंसी 20% से ज्यादा हो। उसके बाद में व्हेन मोर देन 10% ऑफ द बैकलॉग्स आर ओवर 5 ईयर ओल्ड। तो यहाँ पर अगर 10% जो बैकलॉग है ये 5 साल से ज्यादा हो, उसके अलावा जो करंट मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर है उसे भी फॉलो करना जरूरी है, जो कि हमारे जो कोर्ट है, अदालत है, उनके द्वारा भी दिया गया है। उसके अलावा अगर देखा जाए द प्रोसेस ऑफ अपॉइंटमेंट विल बी इनिशिएटेड बाय चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट विथ सजेस्टेड टेन्योर ऑफ 2 to 3 ईयर। तो यहाँ पर हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस है उनके द्वारा ये प्रोसेस इनिशिएट की जाती है, और यहाँ पर जो कालावधि है, टेन्योर है, ये 203 वर्ष का रह सकता है एडहॉक जज का। तो अपने आप में ये ट्रांजिटरी मेथडोलॉजी है, मतलब एज ए ट्रांजिशन फॉर्म में इस्तेमाल करने के लिए की जाती है। यहाँ पर जो रेगुलर अपॉइंटमेंट है किसी भी तरीके से इससे बाधित नहीं होंगे, उसमें एक कंस्टेंट ये नहीं सामने आएंगे। तो अगर हम देखें तो हाईएस्ट वैकेंसी कहाँ देखने को मिलती है? पटना, कलकत्ता, राजस्थान, मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश, ऐसे कुछ राज्य है, ऐसे कुछ हाई कोर्ट्स है जहां पर 50% या उससे ज्यादा जो है हमें वैकेंसीज जो है हाई कोर्ट में देखने को मिलती है। चलिए दूसरे आर्टिकल पे बात करते हैं। जैसे हम कोरोना की सेकेंड वेव में सुन रहे हैं कि काफी राज्यों में, शहरों में ऑक्सीजन की किल्लत हो रही है, लेकिन मनुष्य काफी आगे बढ़ गया है। ये हमें देखने को मिलता है क्योंकि मार्स पर अभी ऑक्सीजन पैदा करने की बात, ऑक्सीजन प्रोड्यूस करने की बात की गई है। तो किस प्रकार से हुआ है ये नासा की तरफ से, वो हमें देखने को मिलता है। तो हाल ही में नासा के और ये अपने आप में एक और मील का पत्थर पा लिया है। हमारी धरती पर अभी जो क्राइसिस आया है वो तो अपने आप में एक उदाहरण है, लेकिन जिस प्रकार से हमारी प्रौद्योगिक, साइंस और टेक्नोलॉजी ने प्रोग्रेस किया है वो भी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो नासा ने एक डिवाइस बनाया है जिसका नाम है मार्स ऑक्सीजन इन सीटू रिसोर्सेज यूटिलाइजेशन एक्सपेरिमेंट, मॉक्सी। तो इस उपकरण के द्वारा 5 ग्राम ऑक्सीजन जो है प्रोड्यूस की गई, जिसके द्वारा कोई भी एस्ट्रोनॉट 10 मिनट तक जो है उस पर सर्वाइव कर सकता है। तो यहाँ पर इसको इस प्रकार से इस उपकरण को डिजाइन किया गया है कि ये हर घंटे 10 ग्राम तक ऑक्सीजन जो है वो प्रोड्यूस या जनरेट कर सकता है। तो क्या प्रोसीजर है, क्या प्रक्रिया है, इसकी जान लेते इस डिवाइस कैसे काम करता है। तो मार्स पे जो कार्बन डाइऑक्साइड है, सबसे पहले ये डिवाइस उसे लेती है और इसमें से जो कंटेमिनेट्स होते हैं, जो दूषित पार्टिकल्स होते हैं, उसको फिल्टर कर लेती है। उसके बाद में इलेक्ट्रोलिसिस टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए ऑक्सीजन एटम जो है उनको कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल से अलग किया जाता है 800 डिग्री सेल्सियस पर। उसके बाद में ऑक्सीजन इज फर्दर आइसोलेटेड बाय हॉट चार्ज सर्मिक कंपोनेंट विच कॉजेस ऑक्सीजन आयन टू मर्ज इनटू O2। तो यहाँ पर हमने कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन को तो अलग अलग कर दिया, लेकिन जो ऑक्सीजन ब्रीदेबल होती है वो होती है O2, मतलब ऑक्सीजन के यहाँ पर 2 एटम साथ में होते हैं, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल होता है यहाँ पर। तो इसको फिर आइसोलेट किया जाता है। यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन को अलग करने के बाद में इसको आइसोलेट करके और हीट कर दिया जाता है, और जो चार्ज सर्मिक कंपोनेंट होते हैं फिर उनके द्वारा ऑक्सीजन के आयंस मर्ज करते हैं और O2 बनता है। अपने आप में इस डिवाइस का और इस जो माइलस्टोन है, मील का पत्थर है, इसका एक सिग्निफिकेंस होता है, क्योंकि यहाँ पर प्लान किया जा रहा है कि मार्स पर 4 अंतरिक्ष यात्री एस्ट्रोनॉट्स को भेजा जाए। अब अगर इनको भेजते हैं तो इनको करीब करीब
यहाँ पर जो रॉकेट है, क्योंकि ऑक्सीजन जो है वो केवल एस्ट्रोनॉट्स को नहीं, वो ऑक्सीजन, वो रॉकेट का जो फ्यूल है, जो ईंधन है, उसके लिए भी इस्तेमाल किया जाना है। तो यहाँ पर बात की गई है कि 4 एस्ट्रोनॉट्स को अगर हम भेजते हैं तो यहाँ पर जो रॉकेट उन्हें भेजेगा उसे 7 टन ऑक्सीजन, उसके अलावा 25 टन ऑफ ऑक्सीजन और हमें यहाँ पर लग सकता है। तो करीब करीब हमको यहाँ पर देखा जाए तो 32 टन तक ऑक्सीजन लग सकता है अगर हम ऐसा कोई 4 एस्ट्रोनॉट का मिशन भेजे तो अपने आप में यहाँ पर इट इज एन एनॉर्मस चैलेंज टू हॉल द 25 मेट्रिक टन्स फ्रॉम अर्थ टू मार्स फॉर द रिटर्न जर्नी। तो यहाँ पर अगर हम देखा जाए तो जितनी ऑक्सीजन की आवश्यकता होंगी वो अर्थ से मार्स पर भेजना अपने आप में एक चैलेंज होगा। तो अगर हम ऐसा एक डिवाइस भेज दे जो कि ऑक्सीजन पैदा करे तो हमारी ये समस्या बहुत हद तक इसका निदान हो सकता है। तो चलिए आगे आने वाले भविष्य में देखने को मिलेगा कि कैसे अंतरिक्ष यात्री मार्स की भी सैर करते हैं। चंद्रमा तक हम पहुंच गए हैं, मार्स पर अभी हमने एक देखा कि नासा ने एक हेलीकॉप्टर भी भेजा। तो ये इतना नामुमकिन सा नहीं लगता है कि मनुष्य भी मार्स पे जाकर कुछ समय व्यतीत करके वापस अर्थ पर आए। तो देखेंगे भविष्य में ये मिशन जो है वो कितना सक्सेसफुल होता है। तो चलिए न्यूज इन फ्लैश की ओर बढ़ते हैं। तो अफ्रीकन स्वाइन फ्लू जो है ये देखने को मिल रहा है भारत में, पुनः मिजोरम स्टेट में इसका प्रसार देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर 4 डिस्ट्रिक्ट को मिजोरम गवर्नमेंट ने ईपी सेंटर माना है अफ्रीकन स्वाइन फ्लू का। करीब करीब 1000 से ज्यादा पिग्स जो है उनको, जो सुअर है उनको किल किया गया है इस अकेले मंथ में। ये हमारी पहली समाचार था। दूसरा जो समाचार है वो ये है कि अंग्रेजी दिवस जो है, अंग्रेजी भाषा दिवस जो है, इंग्लिश लैंग्वेज डे, ये 23 अप्रैल को बनाया जाता है। जो विलियम शेक्सपियर है, काफी रिनाउंड यहाँ पर जो है साहित्यकार है अंग्रेजी भाषा के, इनकी जो यहाँ पर बर्थडे है, बर्थ और डेथ डे है, दोनों एक ही दिवस रहता है। तो इस दिन इंग्लिश लैंग्वेज डे मनाया जाता है। उसके अलावा भारत और यूएस की यहाँ पर एक साझेदारी देखने को मिल रही है। मोदी बाइडेन लॉन्च क्लीन एनर्जी इनिशिएटिव। तो मोदी और बाइडेन जो है, हम दोनों देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष या राष्ट्र प्रमुख हम कहें, तो इनके द्वारा एक क्लीन एनर्जी इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया है, लॉन्च किया गया है। तो इसमें इंडिया यूएस क्लीन एनर्जी एजेंडा 2030 पार्टनरशिप जो है ये लॉन्च की गई है। लीडर समिट ऑन क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट चेंज पे दोनों देशों के लीडर्स की एक समिट थी। तो यहाँ पर इसके 2 मेन उद्देश्य है, एक स्ट्रेटेजिक क्लीन एनर्जी पार्टनरशिप और दूसरा क्लाइमेट एक्शन एंड फाइनेंस मोबिलाइजेशन डायलॉग। तो अपने आप में ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है कि कैसे हम हमारे जो विश्व है उससे कार्बन उत्सर्जन कम से कम कर सके, जिससे हमारे जलवायु पे ज्यादा परिवर्तन ना हो। तो यहाँ पर यूएस ने एक प्लेज करी हुई है कि वो 50 to 52% जो है यहाँ पर जो एमिशन होता है कार्बन का, ग्लोबल वार्मिंग गैसेस में जो कंट्रीब्यूट करता है, उसे वो आधा करेगा, 50 to 52% तक उसको कट करेगा 2030 तक, अगले आने वाले दशक तक। तो चलिए आज का विश्लेषण हमारा यही समाप्त होता है। मुझे सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं www.lawsikho.com। मुझे सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद। स्टे ट्यून्ड टू लॉ सीखो।